चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, 2 ट्रेन्स लीव्स वाराणसी फॉर लखनऊ एट 11 AM and 11:30 AM respectively and travel at speeds of 110 km per hour and 140 km per hour respectively. How many kilometers from Varanasi will both trains meet? देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई दो रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे पूर्वाह्न और 11:30 बजे पूर्वाह्न पर प्रस्थान करती हैं और क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितनी किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? आपको ये बताना है कि वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाराणसी से लखनऊ के लिए दो रेलगाड़ियां चलती हैं, ठीक है, ट्रेन नंबर फर्स्ट और ट्रेन नंबर सेकंड। ट्रेन नंबर फर्स्ट जो है वो कितने बजे चलती है? 11 बजे चलती है, 11 बजे चलती है। इसकी स्पीड की अगर बात करें कितनी है तो आप कहेंगे सर इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है पहली वाली ट्रेन की। दूसरी वाली रेलगाड़ी 11:30 पर चलती है और इसकी स्पीड कितनी है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन का डेटा है जो हमें दिया हुआ है। अब इन्होंने बोला है कि वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मिलने का समय कैसे निकाला जाता है। मिलने का समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दोनों ट्रेनों को एक साथ चलाना पड़ता है, मतलब उनका चलने का समय एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रेन 11 बजे चल रही है और एक ट्रेन 11:30 बजे चल रही है। तो पहले हम ये देख लेंगे कि जो 11 बजे ट्रेन चली उसने आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर ली। अब आपको पता है कि पहली वाली ट्रेन 11 बजे चलती है और दूसरी 11:30 पे चलती है। तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पहली वाली ट्रेन एक घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आधा घंटे में, मतलब 2 से भाग लगा दीजिए, आधा घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो आधा घंटे यानी कि 30 मिनट में, 30 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ पर ये निकल आएगा 55 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितनी? 55 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पहली वाली जो ट्रेन है वो मान के चलिए ये लखनऊ, वाराणसी और लखनऊ के बीच की दूरी है, ठीक है। पहली वाली ट्रेन कहीं यहाँ पहुँच गई है, ये इतनी दूरी उसने तय कर ली। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 55 किलोमीटर। ये जो 55 किलोमीटर की दूरी जब इसने तय कर ली तब उसके बाद क्या है, दूसरी वाली ट्रेन वाराणसी से चलना स्टार्ट करती है 11:30 बजे। तो अब इनके बीच में जो फासला है वो 55 किलोमीटर का फासला है। अब ये 55 किलोमीटर का फासला ये कितने समय में तय करेंगे, पहले हमें वो समय निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो पहले हम समय निकालेंगे, समय का फिर इनकी चाल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूरी निकल आएगी, क्योंकि हम जानते हैं दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय होती है। चाल और समय यानी कि स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये वाली जो दूसरी ट्रेन है पहली वाली ट्रेन को कितने समय में मिल जाएगी। अब चूंकि इसकी चाल है 140 और इसकी 110, तो ये रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक गति से यानी कि रिलेटिव स्पीड से क्या करेंगी? 55 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगी। सापेक्षिक गति क्या होगी? जिस ट्रेन की चाल ज़्यादा है उसमें से कम वाली ट्रेन की चाल को आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 140 में से किसको माइनस करना है? 110 को माइनस करना है। कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रिलेटिव स्पीड हो गई। अब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 55 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। तो कितना समय लगेगा? तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो समय क्या होता है? दूरी यानी कि 55 किलोमीटर और बटे चाल यानी कि 30 किलोमीटर। 5 से ही 6 बार कट जाएगा, 5 से ही 11 बार कट जाएगा। तो 6 से अगर आप भाग लगाएंगे तो 6 कम 6, ठीक है। और 5 बटे कितना हो जाएगा? 6
घंटे का समय आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 11/5 या इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 5/6 घंटे का समय आया। 6 कम 6 5 11 बटे, यानी कि 11/6 घंटे में ये एक दूसरे को मिलेंगी। अब 11/6 घंटे में मिलेंगी। अब आपको पता है कि 55 किलोमीटर का तो फासला इनके बीच में था, तो दूसरी वाली ट्रेन ने 140 की स्पीड से कितने घंटे बाद मिली, वो 11/6 घंटे बाद। तो कितने किलोमीटर की दूरी पर मिली होगी वाराणसी से, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो यहाँ से देखिए निकल आएगी आपकी दूरी, क्योंकि दूसरी वाली ट्रेन को कितना समय लगा, तो आप कहेंगे सर 11/6 घंटे का समय लगा, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय इंटू चाल क्या होता है, दूरी, यानी कि वाराणसी से इतनी दूरी पर वो इसको पकड़ लेगी, तो दूरी निकल आएगी। 2 से ये 3 बार कैंसिल, 2 से ये 70 बार कैंसिल, 11 7 77, यानी कि 77, 770 बटे कितना हो जाएगा 3, 770/3, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया है, 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 3 पंचे 15, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 18 और 2/3 किलोमीटर। यानी कि वाराणसी से 256 से ही 2/3 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो किस ऑप्शन में दिया है, 256 से ही 2/3, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या होगा बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, यदि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ x + y + z = 10 एंड xy + yz + zx = 15, then find the value of x³ + y³ + z³ - 3xyz। आपको क्वेश्चन दिया है कि यदि x + y + z बराबर 10 है, xy + yz + zs बराबर 15 है, तो आपको x की पावर 3 + y की पावर 3 + z की पावर 3 माइनस 3xyz का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है x की पावर 3 + y की पावर 3 + z की पावर 3 माइनस 3xyz इक्वल टू होता है x + y + z, ब्रैकेट में बंद कर देना है, दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस xy + yz + zx, ये एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको x³ + y³ + z³ - 3xy तो मिल जाएगा, लेकिन रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है यहाँ पर हमारे पास x + y + z, और ये यानी कि xy + yz + zx तो है, ये तो हमारे पास है, ठीक है। इसमें ये माइनस होता है सभी जगह, हमने प्लस लगा दिया, तो आप प्लस बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या करिए, आप कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, और ये बड़े ब्रैकेट में इसको पूरे को आप बंद कर दीजिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x + y + z बन जाएगा। इसको आप क्या कर दीजिए, पूरे को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ये आपका इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये होता है x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx होता है, तो माइनस कॉमन ले लिया। तो हमारे पास देखिए xy + yz + zx बराबर तो है, x + y + z भी है, लेकिन हमारे पास x² + y² + z² नहीं है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x² + y² + z² निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आपका फॉर्मूला लगेगा x + y + z का होल स्क्वायर। क्या होता है, तो आप कहेंगे सर x² + y² + z² + 2 ब्रैकेट में xy + yz + zx, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू भी है, xy + yz + zx की वैल्यू भी हमारे पास है, और x + y + z की वैल्यू भी हमारे पास है। तो यहाँ से हम x² + y² + z² निकाल लेंगे, और ये वैल्यू निकल आएगी, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बाकी दो वैल्यू है वो भी पुट कर देंगे,
तो जो निकालना है वो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर, यानी कि हमारा x³ + y³ + z³ - 3xy निकल कर आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए आप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर, ये आपका x² + y² + z² + 2 × ये कितना है भाई 15 है, तो 15 रख दीजिए। तो यहाँ से आपका हो गया ये 100, ये आपका x² + y² + z² प्लस कितना 30, प्लस कितना हो गया 30। चलिए 30 को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो x² + y² + z², x² + y² + z² की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई। ठीक, z² बराबर में कितना हो जाएगा 30 माइनस हो जाएगा, यानी कि 70। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यूज हैं, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x³ + y³ + z³ - 3xyz के। तो वैल्यूज रख देते हैं इसमें, वैल्यू जैसे रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू में हो जाएगा, देखिए x + y + z की वैल्यू 10 रख दीजिए बड़े ब्रैकेट में, x² + y² + z² की वैल्यू 70 रख दीजिए, माइनस फिर ब्रैकेट में ये आपकी कितनी वैल्यू है, तो ये 15 है, तो 15 रख दीजिए। क्लियर, चलिए आगे देखिए। अब ये 10 70 - 15 करेंगे, कितना बचेगा 55, कितना बचेगा 55, 55 बचेगा, 55 15 70 होता है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 550, 550 आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। 550 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन पे टिक कर देना है आपको, ऑप्शन ए पर। तो दो चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर हमने दो फार्मूलों का इस्तेमाल किया है, वो दो फार्मूले को आप अंडरलाइन करके लर्न कर लें। फार्मूला नंबर 1 जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है x + y + z का होल स्क्वायर, और दूसरा जो वैल्यू में फाइंड करनी थी वो किस फार्मूले की मदद से फाइंड की हमने, वो फार्मूला है आपका x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू होता है आपका x + y + z, फिर बड़े ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस ब्रैकेट में xy + yz + zx। ठीक, क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, देखिए इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन रेक्टेंगल इज 50 यूनिट and its area is 150 square units, then how many units is the length of its shorter side। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि किसी आयत का परिमाप 50 इकाई है और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है, तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी इकाई होगी। ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन करें कि एरिया आपको कैसे मिल रहा है 150 और पैरामीटर कितना मिल रहा है आपको 50। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का पैरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l + b। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 50 के बराबर हो जाएगा, ये आपको दिया है। तो 2 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम। l + b की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 25 आ गई। अब आपको क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है। तो अब आप देखिए क्या लिखेंगे आप, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जा, तो आप जानते हैं l × b, ये कितना दिया 150 दिया। अब आप बताइए l और b की आपको ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जिनका सम आपको कितना मिले 25 मिले और जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना मिले 150 मिले। तो ऐसी दो वैल्यूज क्या हो सकती है, l = आप 15 ले लीजिए और b = आप 10 ले लीजिए। तो जैसे ही अगर आप l = कितना लेते हैं 15 लेते हैं और b = कितना लेते हैं
10 लेते हैं। तो अब आप बताइए 15 और 10 25 हो जाएगा और 15 इंटू 10 150 हो जाएगा कि नहीं, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएंगी कि नहीं। तो यही हमारा कहने का मतलब था कि ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आए तो आपको पेपर में क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है, थोड़ी सी चीज़ों को समझना है कि भाई ऐसे दो नंबर ले लीजिए जिनसे आपको l प्लस बी की वैल्यू, पहले तो आप परिमाप जब मिले उसको आधा कर देना, आधा करने के बाद जो रिजल्ट आए, जैसे 50 था तो आधा किया, हाफ किया, 25 हो गया। तो हमें ऐसे दो नंबर लेना है जिनका सम 25 हो लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, 150 हो, क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी होता है, ठीक है ना, l इंटू बी होता है। तो अब हमें देखना है कि लंबाई और चौड़ाई क्या क्या मान सकते हैं जिनका योग आपको कितना मिले, योग आपको 25 मिले लेकिन उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका गुणनफल आपको 150 मिले, ठीक है। तो हमने क्या लिया 10 और 15, तो यहाँ से l की वैल्यू आपकी आ गई 15 और b की वैल्यू आ गई 10। इन्होंने पूछा क्या था, इसकी छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी कौन सी है भाई, इसमें 10 यानी कि चौड़ाई, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, 10 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इन केस ये डेटा आप नहीं सोच पाते हैं तो क्या करें, तो देखिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा कोई तरीका। अब वो तरीका देखिए क्या होगा, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे l माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो हमने सोच लिया भाई, तो यहाँ पर ख़त्म होगी बात। लेकिन अगर नहीं सोच पाते तो दो इक्वेशन तो हमारी बनती, एक l प्लस बी बराबर 25 और एक आपका l इंटू बी बराबर 150। ये तो हमें बनाना ही बनाना है। अब इसके बाद l और b की वैल्यू कैसे लाएं, तो हमने बोला कि आप यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर l प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला जब खुलेगा तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2lb। ये फॉर्मूला खुलेगा तो ये आपका हो जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। तो हमें माइनस 2lb चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस का 4lb कर देंगे। तो देखिए हमारे पास lb की वैल्यू भी है और l प्लस बी की वैल्यू भी है, तो यहाँ से l माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो देखिए l प्लस बी की वैल्यू 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल बी की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 150। तो यहाँ से आपको मिलेगा 625 माइनस 15 चौको 60 यानी कि 600। तो रिजल्ट कितना आया, ये 25। तो ये अभी आपका क्या आ गया, l माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो l माइनस बी क्या आ जाएगा, आप स्क्वायर रूट कर दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए 25 का, तो कितना आ गया 5। तो अब आपके पास देखिए दो इक्वेशन बन गई। अब वो दो इक्वेशन आपको क्लियर रूप से दिख रही होंगी, कौन कौन सी दो इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर पहली तो आपके पास है l प्लस बी बराबर कितना 25 और l माइनस बी बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर 5, ठीक। l प्लस बी बराबर 25 और l माइनस बी बराबर 5। आपको याद होगा इससे पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं जिन क्वेश्चनों में इस तरीके की यदि इक्वेशन आती है कि एक इक्वेशन आपकी l प्लस बी के फॉर्म में है और दूसरी इक्वेशन l माइनस बी के फॉर्म में है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था कि l की वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों इक्वेशन को ऐड करके क्या कर दीजिए, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए याद आ गई अब आपको बात। l की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों नंबर्स को ऐड करके दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। तो ये 30 हुआ, 30 का आधा कितना 15, तो l की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यानी कि 25 में से 5 माइनस करके क्या कर देंगे, 2 से भाग लगा देंगे, तो 20, 20 का आधा 10। तो देखो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास l की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली। तो बताइए छोटी वैल्यू कौन सी है, 10, तो 10 हमारा आंसर हो गया। तो इनकेस अगर आप वैल्यूज नहीं सोच पाते हैं तो उस केस में आपको फिर इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो हमने दोनों तरीके समझ लिए जिससे पेपर में आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 75 डेज एंड 187 men are to be work 15 hours per day. After 65 days, 2/5 of the work is completed. हिंदी में 3/5 लिखा है, आप इसको 3/50 कर लीजिए, इसी से ये सॉल्व होगा।
3/5 of the work is completed, how many additional men should be employed so that the work is completed in time? Each man now working 17 hours per day. क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है, किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है और 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करना है। ठीक है, 65 दिन के बाद कार्य का 3/5 भाग पूरा होता है। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहा है तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि किसी काम को करने के लिए एक अनुबंध किया गया कि उस काम को हम 75 दिन में पूरा कर लेंगे। कितने लोग थे करने वाले? तो करने वाले यहाँ पर 187 मैन थे। ठीक है ना, 187 पुरुष थे। इन्होंने अनुबंध किया कि हम एक काम को कितने दिन में कर लेंगे? 75 दिन में, और प्रतिदिन 15 घंटे काम करेंगे, प्रतिदिन 15 घंटे काम करेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जब चेक किया गया कितने दिनों के बाद? 65 दिन बाद। 65 दिन बाद देखा 10 दिन का काम और बचा था, तो 65 दिन बाद जब चेक किया गया तो देखा कि 3/5 वर्क ही हो पाया, यानी कि 3/5 कार्य ही हो पाया। अगर पूरा कार्य 5 था तो उसका केवल 3 भाग काम ही हो पाया। ठीक है ना, तो 3 भाग काम ही यदि हो पाया तो अब इन्होंने बोला कि यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे काम करे, 2 घंटे काम और बढ़ा दें, 2 घंटे हर पुरुष का काम और बढ़ा दे, तो उसके बाद यदि समय पर कार्य को पूरा करना है, मीन्स अब 10 दिन बचे हुए हैं, उन 10 दिनों में यदि आपको कार्य को पूरा करना है तो कितने और पुरुषों को नियुक्त करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा MDS मसाले, वो वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? तो आप भाई बोलेंगे इसमें सर M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर M2 D2 H2 अपॉन W2। ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि M यहाँ पर है व्यक्तियों की संख्या, D यहाँ पर है दिन, H यहाँ पर है क्या? 8, मतलब एक दिन में कितने घंटे काम किया जा रहा है, तो वो 8 से यानी कि घंटे है। W1 मतलब कितना काम हो गया और W2 मतलब कितना काम बचा हुआ है। ठीक, तो चलिए अब हम पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यूज को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने पुरुष थे और कितने दिन तक उन्होंने काम किया। तो 187 पुरुषों ने 15 घंटे प्रतिदिन काम कर 65 दिन तक काम किया और कितना काम कर लिया? 3/5 भाग काम कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? M1 की जगह पे रखेंगे 187, D1 की जगह पे कितना हो जाएगा? तो इन्होंने 65 दिन तक काम किया तो ये हो गया 65 दिन। ठीक है, और H1 मतलब प्रतिदिन कितना? 15 घंटे काम किया, बटे में W1 कितना? 3/5 भाग काम कर लिया। अब बात आती है यहाँ पर M2 कितना होना चाहिए? तो हमने बोला कितने पुरुष और नियुक्त किए जाने चाहिए? तो 187 तो थे ही, उसमें हमने बोला कि X पुरुष और आ गए, तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई? 187 प्लस X हो गई। ठीक, D2 की वैल्यू कितनी हो गई? तो D2 मतलब अब दिन कितने बचे भाई आपके पास? 75 में से 65 दिन तो काम हो गया, तो 10 दिन का काम तो बचा ही है। तो D2 की वैल्यू कितनी है? 10, और H2 की वैल्यू कितनी है? अब 17 घंटे काम करना है प्रतिदिन। काम कितना बचा? तो देखिए आप 5 में से 3 यूनिट का काम हो गया, तो बचा कितना? 5 में से 2 यूनिट का काम बचा है। तो ये 5 से, तो इस 5 को आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 से ये 10 5 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 17 से आप देखिए 187 कट रहा है, 17 एकम 17, 17 एकम 17। ठीक है, 3 से ये 5 बार कट रहा है, 5 से ये 5 भी कैंसिल। तो फाइनली 165 मतलब 11 × 65 करना है आपको, और यहाँ पर 187 प्लस x के बराबर हो जाएगा। तो 187 प्लस x की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे सर 65 × 11 के बराबर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 5 = 55 की 5, हासिल में 5, 11 × 6 = 66, और 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 71। कितना हो गया? 715। और 187 प्लस x के बराबर ये चल रहा था, तो x मतलब जो अतिरिक्त हमने
पुरुषों को नियुक्त किया था उनकी संख्या है, तो 715 में से किसको माइनस कर दीजिए, 187 को आप माइनस कर दीजिए। देखिए 15 में से 7 जाएगा तो आप कहेंगे सर 8 बचा, 9 जाएगा 11 में से तो 2 बचा, ठीक है, 2 जाएगा 7 में से तो 5 बचा, यानी कि 528 पुरुष और नियुक्त करने पड़ेंगे। 528 किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, MDH मसाले का अपन ने फॉर्मूला लगाया, एक बढ़िया सा चटपटा मसाला बन गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका आंसर काफी आसानी से निकल कर आ गया। क्लियर होगी बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।